तो शुरू करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में 3 टाइप्स होता है क्वेश्चंस के, वैल्यू पुटिंग, फॉर्मूला बेस्ड और स्पेशल टाइप के एक आते हैं। ठीक है, 3 टाइप के ही क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तीनों टाइप हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग का चैप्टर खत्म है। ठीक है, मैक्सिमम 50% क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। देखना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड और स्पेशल टाइप है, अगर तुमको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो उसको हम लोग छोड़ते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग हम लोग आज अभी पहले करेंगे, और उसके पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जो भी होता है, शब्द कौन कौन से यूज़ होते हैं अलजेब्रा के चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर को समझने के लिए वो हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पीपीटी नहीं दिखाया, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसके हम लोग चलते हैं, हाँ यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले चलते हैं, शब्दों को समझते हैं कि क्या क्या शब्द होते हैं अलजेब्रा में, जो हमें समझना एकदम ज़रूरी है, तभी हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से समझ पाएंगे। विदाउट इट वी कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है, तो देखो पहले तो ये बता दो, ये शब्द अलजेब्रा ये कहाँ से आया। ठीक है, अरब में एक मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम था इस तरह का अलजेब करके। तो उसका बुक को जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यूरोप में जाता है तो उसके नाम पे ये पूरा चैप्टर आ जाता है अलजेब्रा, क्योंकि उसके बुक में जो जो चीज़ें थी, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, कैसे इक्वेशन बनता है, वो सब कुछ उसमें थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था मैथमेटिक्स में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, पश्चिम सभ्यता के लिए। तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे पूरा चैप्टर है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का एक्चुअल मतलब क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात जानना चाहिए कि वो जो बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था कि हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ से वो सीख के गए थे। और अरब कहाँ आता है, वेस्ट और इंडिया के बीच में आता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कहाँ से गया था, तो इंडिया से गया था। ठीक है, तो अलजेब्रा कुछ नहीं, बस सिंपल है। जो हम लोग लंबे लंबे लाइंस लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को बताने के लिए, उसको एकदम शॉर्ट एक लाइन में उसको लिखना, उसी को अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा क्या है, तो जो बड़े बड़े लाइन हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे जैसे 3 लड़के, तुम्हारे जैसे 5 लड़के, और मान लो उसके जैसे 7 लड़के मिल जाएं, तो हम लोग, मैंने जैसे 3 लड़के, मान लो मैं एक्स हूँ, तुम्हारे जैसे 7 लड़के, मान लो तुम वाई हो, तो 7y, और उसके जैसे मान लो 6 लड़के 7z मिल के मेरे जैसे मान लो 8 लड़के के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इतने 4 लाइन बोले, 4 मतलब फ्रेज बोले, उनको एक लाइन में जोड़ा, बड़ा सा लाइन बना दिया, लेकिन मैंने इतने छोटे में पूरे चीज को लिख दिया। दिस इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज नथिंग बट राइटिंग डाउन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स इनटू सिंपल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस माइनस इक्वल टू, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोला इसमें, इक्वेशन में क्या बनता है, इक्वेशन में एक इक्वल टू साइन तो रहेगा ही, क्योंकि उसका नाम ही है इक्वेशन, इक्वल टू एक साइन रहेगा, और उसमें क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, और बीच में ऑपरेटर रहते हैं। 4 ही ऑपरेटर हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। मैथ्स में 4 ही काम होता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। तो वही सब हो सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन भी हो सकता था, या फिर यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते थे 8y माइनस, ऐसे करके, है ना। तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि अलजेब्रा क्या है, कैसे आया, और ये तरीका यूज किस लिए होता है। तो अब हम लोग बेसिक शब्द समझते हैं। कांस्टेंट मैंने बताया, ये वैल्यू जो हिलता नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब नंबर का वैल्यूज जो भी इक्वेशन में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब
जिसका वैल्यू हिलता रहता है, वैरी करता रहता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है, x है, y है, z है, x है, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी वैल्यू डाल के चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, दो शब्द हमने सीख लिया। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब हो गया, मान लो ये होता है 8yx, ऐसा होता, ठीक है। अगर ये 8yx होता तो हम लोग x का कोफिशिएंट बोलते हैं 8y, y का कोफिशिएंट होता 8x। क्या समझे, कोफिशिएंट मतलब हो गया वो शब्द जिसका तुम कोफिशिएंट खोज रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। या फिर यहाँ पे मान लो 8x² z है, तो z का कोफिशिएंट क्या है, 3x²। 3x² z का कोफिशिएंट क्या होगा, 3x²। और मान लो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3z। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या होगा, सोच के बताओ, x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, 3xz। x को छोड़ के वहां पे और एक x था ना, क्योंकि ये x² था। समझ में आया, कोफिशिएंट का भी मतलब समझे। इक्वेशन में ऐसे कर लेना, इस इक्वेशन को लिख के 8 होता है कोफिशिएंट, वेरिएबल होता है y, कोफिशिएंट दिखाना हो तो मान लो z's कोफिशिएंट इज 3x², ऐसे करके लिख लेना। तब क्या तुम्हारे पास पेज है तो उसमें इस चीज को फिलअप करते चलना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट चीज, ये 3 शब्द हम लोग समझ गए, और एक शब्द बहुत जरूरी है समझना, ये लिख लेना, वो है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, देखो बहुत लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं होता कि टर्म्स क्या है। जैसे मान लो 3x² प्लस 4y प्लस 3yxy² इक्वल टू 48, ऐसा है कि इक्वेशन दे दिया, ठीक है, बस एक जेनरिक इक्वेशन है। इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स 4 टर्म्स है, सही बताया, 4 टर्म्स हैं। कैसे पता चलता है, टर्म्स जो होते हैं अकेले में होते हैं, है ना। हम लोग कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना कि ऑफर चल रहा है तो उसके नीचे लिखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स तो हर एक टर्म अलग होता है कि 2000 के ऊपर खरीदना पड़ेगा, तुम्हारे पास ये क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ये सामान लेना होना चाहिए, तो अलग अलग टर्म्स होते हैं ना। तो टर्म्स भी यहाँ पे देखो दूसरे से जो अलग होते हैं, और वो सेपरेट कैसे होते हैं, प्लस माइनस से, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया। ये एक टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो ये इधर आएगा तो क्या होगा, -48 होगा ना, उधर +48 है तो इधर आके -48 होगा, तो ये भी तो साइन से सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए 4 टर्म्स हो गए यहाँ पे। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है बताओ, सोच के बताओ कितने टर्म्स है। यहाँ पे इसको लिख के यहाँ पे लिख लेना 4 टर्म्स। ये कितने टर्म्स हैं ना, 2 टर्म्स नहीं है, वो इधर आएगा, इधर 0 हो जाएगा ना, इधर क्या होगा, डिवाइड बाई 48 होगा ना, माइनस तो नहीं होगा। ये इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा कि माइनस होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ,
कौन सा सही होगा? 3x² y इक्वल टू 48 है, 3x² y बाई 48 इक्वल टू 1 या 3x² y माइनस 48 इक्वल टू 1? एक टर्म है कि दो टर्म है? डिपेंड करता है। अगर तुम इसको ऐसे लेके जाते हो तो दो टर्म है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हो तो एक टर्म, फिर भी दो टर्म ही होगा, क्योंकि ये -1 भी इधर आ सकता है ना, ठीक है? तो ये भी दो टर्म है, ठीक है? बस करके देखना, उसके बाद आंसर बोलना कि इधर से अगर इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस हिलना नहीं है कि मैं उल्टा बोलता हूँ। तो तुम्हारा फर्म रहना चाहिए कि सर इधर से उधर लेके जाएंगे तब तो दो ही हो जाएगा, है ना? तो ये दो टर्म हो गया, इसको भी लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? तो ये हो गया टर्म्स का डेफिनेशन। हमेशा सेपरेट कैसे होते हैं? सेपरेटेड बाय प्लस बा माइनस। यहाँ पे लिख लेना कि सेपरेट बाय किससे होते हैं? प्लस या माइनस। और 4 शब्द बच गए जो हमें सीखना है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन में चलेंगे सीधा, और सेकंड्स में कैसे क्वेश्चंस को करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो देखोगे और आंसर कर पाओगे। बस बेसिक तुम्हारा सही होना चाहिए। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उसको बेसिक से पकड़ के रखना है, ज़्यादा एडवांस नहीं सोचना है। ठीक है, आगे फिलअप करें शीट को। तो एक्सप्रेशन, इक्वेशन, डिग्री, पावर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन से ही बनता है। जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y इतना है, तो दिस इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब बदलता है? दिस इज एक्सप्रेशन प्लस अगर इक्वल टू साइन दे दे उसमें कहीं ना कहीं घुसा के, और दूसरा एक्सप्रेशन दे दें प्लस इक्वल टू एंड अदर एक्सप्रेशन। तब वो होता क्या है? इक्वल टू इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बन जाता है। क्या बता रहा हूँ? जैसे एग्जांपल ये है 3x² प्लस 2y इक्वल टू ऐड किया और अदर एक्सप्रेशन मान लो हो गया 3x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया कि 3x² प्लस 2y इक्वल टू 3x। अब ये इक्वेशन बन गया। बट इक्वेशन बना कैसे? ये एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा चीज, और ये भी एक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू लग जाता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इक्वल टू लगाने के लिए दोनों साइड क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन होना चाहिए। दो एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। सिंपल है। इक्वेशन भी समझ गए, एक्सप्रेशन भी समझ गए। ये रिलेशन को लिख लेना अपने शीट में। डिग्री और पावर, डिग्री और पावर कुछ भी नाम दो, बात एक ही है। एक इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम रिपीटेशन किसी वेरिएबल का एक टर्म के अंदर हो रहा है, एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम रिपीटेशन एक टर्म व वेरिएबल का हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट है, रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, x इंटू एक्स। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 3x² y प्लस 3x⁴
वाई स्क्वायर प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का? हाँ, इस इक्वेशन में x का पावर 4 है मैक्सिमम, तो हम लोग उसको बोलेंगे मैक्सिमम पावर क्या है? 4। ठीक है। y का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो अब हम लोग इसको अगर बोलेंगे किस तरह का इक्वेशन है, तो हम लोग बोलेंगे इसको पावर 4 वाला इक्वेशन है। ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर अगर 3 होता तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में या फिर इस इक्वेशन में कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होता है उसके बेसिस पे उसका नाम पड़ता है क्या? जो भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, या फिर हम लोग सिंपल इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर 1 रहा, जैसे 3x प्लस 7x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में? कुछ भी नहीं दिख रहा है, रिपीटेशन मैक्सिमम कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, तो 1 है पावर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। पावर 1 मैक्सिमम पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है। बात समझ में आया? पावर 2 रहता है, जैसे यहाँ पे लिख लेना, और एक नीचे में यहाँ पे लिखना तुम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोल देंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में यूज करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुमको पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा इस इक्वेशन में? 2 होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, पावर क्या होता है? मैक्सिमम पावर 2 होता है। ठीक है। और एक एग्जांपल लिख लो, मान लो 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 भी है 3 भी है, लेकिन हम लोग जो हाईएस्ट पावर होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं या फिर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पावर अगर 3 है तो इसके 3 आंसर पॉसिबल है, भले ही सिंगल वेरिएबल का हो। ठीक है। पावर अगर 4 है तो 4 आंसर पॉसिबल्स हैं, भले ही सिंगल वेरिएबल का हो। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पावर बहुत मैटर करता है। समझ में आया? ऐसे अगर इंडिविजुअल पावर देखोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, लेकिन इक्वेशन में जो सबसे बड़ा पावर रहता है वो इक्वेशन के बारे में बताता है। ठीक है। अब देखो, अब फैक्टर्स, लास्ट हमारा जो शब्द समझना है इस चैप्टर में वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कुछ नहीं होता, देखो, जो मल्टीप्लाई होके किसी नंबर को चेंज करता है या फिर उसमें घुसता है या निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। मल्टीप्लाई होता है जो चीज। एक्स स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है। एक्स का फैक्टर क्या है यहाँ पे? 3x है। कोफिशिएंट वाला ही जैसा शब्द है, लेकिन हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। शब्द के अंदर अगर हम लोग घुस रहे हैं तो बात समझ में आ रहा है? अगर इसके अंदर घुस रहे हो तो, लेकिन फैक्टर का और भी ज्यादा मतलब इस सेंस में हो जाता है कि अगर मान लो एक इक्वेशन हो गया, फैक्टर के लिए लिख रहा हूँ 3x प्लस 1 और 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1
भी एक फैक्टर है, 3y प्लस 2 भी फैक्टर है, ठीक है, ये लिख लेना, ये फैक्टर्स है। यहाँ पे कोफिशिएंट वाला जो हम लोग शब्द सीखे थे कि एक नंबर जिसका भी कोफिशिएंट खोज रहे हैं उसको छोड़ के सब कुछ कोफिशिएंट होता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता और भी हो सकता था 36। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर। समझ में आ रहा है? फैक्टर कब होता है? जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और मिलके एक चीज बना रहे होते हैं, सिंगल टर्म बना रहे होते हैं। ये बात याद रखना, ये सिंगल टर्म है। इधर टोटल टर्म्स कितने हैं? एक है, ठीक है, इक्वल टू का हम लोग काउंट नहीं करते। यहाँ पे टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स एक है, एक टर्म के अंदर ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसको अगर सिंगल टर्म की तरह 3x को ट्रीट करेगा तो 3 एक फैक्टर है और उसका फैक्टर कौन है? x एक फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर्स वाला हमने एक चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि हर एक नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है। तो 3x का फैक्टर 3x भी हो सकता है और 1 भी होता है ना, वो तो सबका फैक्टर होता है। तो सेम मेथड यहाँ पे भी आएगा, सेम मेथडोलॉजी वहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। इस सबको लिख लो। उसके बाद हम लोग हमारा बेसिक शब्द जो सीखना था हमने सीख लिया है। अब हमें सीखना क्या है? तो क्वेश्चंस को, अब इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको लिखो फटाफट। भेज दूंगा, तुम्हारे पास नहीं शेयर किया था ना सर? ऐसे आने के बहुत टाइप है, लेकिन मेजर कैटेगरीज को 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है 50% क्वेश्चंस इससे आते हैं, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या है वो आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे। आगे वाले क्लास में हम लोग क्या फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को सारे फॉर्मूलाज को याद करना पड़ता है। 2 पेज है, सोचो 2 पेज फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। कैसे याद करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद स्पेशल टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ना वो वैल्यू पुटिंग से बनेंगे ना वो फॉर्मूला से बनेंगे, ठीक है। उनका पहले से तुमको अप्रोच पता होना चाहिए, तभी तुम उस क्वेश्चंस को बना सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। अब देखो आज हम लोग समझेंगे वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए तुम्हें इक्वेशन और इक्वेशंस के डिग्रीज को समझना पड़ेगा। देखो मान लो 3x इक्वल टू 7 है, x का आंसर कितना होगा? x क्या होगा? 7/3। x इज इक्वल टू 7/3 है ना, इस 3 को बस उधर भेज दिया। अब मान लो अगर मैं इक्वेशन लिखूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं क्या? जब एक इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन में क्या होता है? एक इक्वल टू होता है, तब एक इक्वल टू होता है अगर, मतलब वो एक इक्वेशन हो गया। अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो याद रखना एक ही आंसर होगा उसका, ठीक है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक है, तो आंसर एक होगा, ठीक है। क्या बता रहा हूं? 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल तो 1 आंसर। क्या? इक्वेशन वेरिएबल आंसर। अब देखो इक्वेशन 2 हो गए, सॉरी वेरिएबल 2 हो गए, एक्स और वाई हो गए, 2 वेरिएबल हो गए ना। इक्वेशन एक है तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत आंसर नहीं निकलेगा मतलब क्या? कोई भी फिक्स आंसर नहीं हो सकता, बहुत पॉसिबिलिटीज है। इतने पॉसिबिलिटीज है कि तुम उसको आंसर फिक्स निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कब निकलेगा? जब वेरिएबल 2 है और इक्वेशन भी 2 हो जाए। जैसे मान लो 3y प्लस
x इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके, ये दो अगर इक्वेशन हो रहे दो वेरिएबल के, तब आंसर एक निकल जाएगा। क्या बता रहा हूं? अगर इक्वेशन एक है तो वेरिएबल एक होगा तभी आंसर निकलेगा, इक्वेशन दो है तो वेरिएबल भी दो होगा तभी आंसर निकलेगा, या फिर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। बात समझ में आया? दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होगा तभी फिक्स आंसर निकलेगा। बात समझ में आया? तीन तीन अगर वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होगा तभी आंसर एक निकलेगा। अब देखो, अगर मैं इसको कर देता 3x³ इक्वल टू 7/, इसको x³ इक्वल टू 7/3 किया, ठीक है, तो हमारा पावर क्या हो गया? 3 है। आंसर्स कितने आने चाहिए? मैंने क्या बताया था, जितना हाई पावर रहेगा उतने आंसर आएंगे, ठीक है, वो भी याद रखना। अगर पावर 3 है तो आंसर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। पावर 1 आ रहा था इसलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैं पावर कर दूं 2, ठीक है, तो x का वैल्यू 2 निकलने चाहिए, ठीक है, जितना पावर होता है उतने आंसर निकलते हैं। याद रहेगा ये वाली बात? जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। अब देखो, फायदा तुमको कब है इस बात को जानने का, कि जब ये वाले सिचुएशन ना हो तब तुम क्या मस्त अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से वैल्यू एज्यूम करके। क्योंकि मान लो ये इक्वेशन नहीं था, ठीक है, तो ये तो जेनरिक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल दो है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूं तो x का अलग वैल्यू निकलेगा, y को 1 पुट कर दूं तो x का अलग वैल्यू निकलेगा। अब मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि y का मैं कुछ भी वैल्यू पकड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है। इक्वेशन से बस इस बात को याद रखना, ये समझाने का मतलब मेरा ये था कि वेरिएबल अगर ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तब वैल्यू पुटिंग काम करता है। बात समझ में आया? कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ भी, और कोई तुम्हारा गलत नहीं निकालेगा आंसर, ठीक है, अगर वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। करके देखें। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, हम लोग अभी फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? सबसे फेवरेट नंबर है वैल्यू पुट करने के लिए, सबसे आगे जिसको प्रेफरेंस रखना है वो है 0, ठीक है। 0 को पुट करने से सबसे इजी होता है, आंसर भी हम लोग को दिखने लगता है, कभी कभी पूरे चीज को 0 कर देता है। लेकिन मैंने बताया था कि 0 का एक खासियत है कि 0 से किसी को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है उस इक्वेशन को या फिर कोई भी वैल्यू को जिससे हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं, वो मैथ्स के बाहर लेके चला जाता है, अनडिफाइंड कर देता है उस चीज को। तो बस एक चीज याद रखना है 0 पुट करते समय, कि वो डिवाइड ना करे किसी चीज को, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग 0 का रखते हैं। सेकंड, अगर 0 से काम नहीं बन रहा है तो हम लोग 1 पे चलेंगे, 2, 3, -2, -4, जो तुम चाहे पुट करो आंसर लाने के लिए, ठीक है। अब देखो, इसको अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। बस इस बात को याद रखना, वेरिएबल जो है ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। वेरिएबल ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन से। अगर ये 2 है, 2 वेरिएबल है, ये इक्वेशन 1 है, तो गैप कितने का है? 1 का, तो 1 का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। अगर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, गैप कितने का है? 2 का, तो 2 का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 है, गैप कितने का है?
2 का, तो 2 का वैल्यू पुट कर सकते हो। अब करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस इसमें आएंगे कि कैसे कैसे वैल्यू पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यही चीज पहले देख लेता हूँ, एक बार 5 ही पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं, वापस उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। इतना थ्योरी कर लिए तो और थोड़ा कर ही लेते हैं। ये चीज मैंने बता दिया, देखो ऑलवेज कीप इन माइंड डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशन टू गेट हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन पुट इन एन इक्वेशन। यही बात बता रहा था कि वेरिएबल्स ज़्यादा होना चाहिए इक्वेशन से, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऑलवेज अवॉइड एनी आउटकम वेयर समथिंग हैज टू बी डिवाइडेड बाय 0। 0 से गलती से भी नहीं डिवाइड करेंगे। ये अलजेब्रा में भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं वैल्यू पुटिंग में। अब कहीं पे भी पूरे मैथ्स में कि 0 से डिवाइड ही नहीं करना है, नहीं तो मैथ्स के बाहर चले जाओगे, अनडिफाइंड होगा। उसके बाद यू कैन पुट वैल्यूज इन इक्वेशन एंड ऑप्शंस बोथ। क्वेश्चन में भी तुम वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो, ये बात याद रखने की चीज है। यू कैन पुट वैल्यूज इन इक्वेशन टू मेक इट स्मॉलर एंड यू कैन डू द सेम विथ ऑप्शंस एज वेल। इक्वेशन दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, उसको वैल्यू पुट करके तुम छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में भी सेम काम कर सकते हैं। फिक्स्ड वैल्यू पुटिंग रिलेशंस टू बी मेमोराइज्ड। कुछ कुछ एक्सप्रेशंस है जिसके वैल्यूज पुटिंग जो है फिक्स्ड है, वो याद करना होता है, वो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अब क्वेश्चंस में चलते हैं, मेन काम शुरू करते हैं, अगर थ्योरी तुमको इतना समझ में आ गया है तो। देखो ये सब डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, मैं ये अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले तुमको बेसिक क्वेश्चंस समझाता हूँ, उसके बाद वो उस चीज़ पे हम लोग वैल्यू पुटिंग का चलेंगे, तब तुमको मज़ा आएगा उसको करने में भी। इस क्वेश्चन को करो, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देख के डर लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत इजी है। कितने वेरिएबल्स है? 4 वेरिएबल्स है। इक्वेशन कितना दिया हुआ है? कहाँ इक्वेशन 4 है? इक्वेशन क्या होता है? जहां पे इक्वल टू साइन होता है। कितने इक्वल टू साइन तुमको दिख रहे हैं? तो कितने इक्वेशंस है? एक है। वेरिएबल कितने थे? वेरिएबल थे 4, इक्वेशंस थे 1। कितने का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट करो, कोई इशू नहीं है, जो तुमको चाहिए उधर उधर पुट करो। तुमको इसका वैल्यू चाहिए ना, 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d का वैल्यू क्या होगा? पुट करें। अब देखो कैसे करते हैं। हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होता है? 0 को, तो हम लोग 0 डाल देते हैं। ये 0, ये 0, ये 0। क्या बताया? 3 का वैल्यू मैं खुद से अज्यूम कर सकता हूँ, तो मैं इसको बोल दूं ये 0, ये 0, ये 0। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इस a का वैल्यू क्या हो गया? 1। हमें मिल गया क्या क्या पुट कर सकते हैं, सबको अब हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 + 1 2, इसमें 0 0 0, क्या हो गया? 1 + 0 क्या होता है? 1। 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो हो क्या गया? 2 × 1 × 1 × 1, इतना हो गया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 2 होता तो हम लोग 2 क्लिक कर सकते हैं। देखो मल्टीपल वे होता है। मान लो 2 ही का इक्वेशन हम लोग 0 0 करते हैं और इसको हम लोग छोड़ देते हैं, C और D को ही सिर्फ 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। A + B = क्या है? A + B = 1 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं A + B = 1 हो जाएगा अगर हम लोग C और D को 0 मान ले।
तो कि a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू हाफ, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो a में हाफ पुट करते तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, और यहाँ पे भी 3/2 होता है। 3/2 इंटू 3/2 क्या होता है? 3/2 का स्क्वायर। ये ऑप्शन में नहीं था। और भी हम लोग क्या कर सकते थे, एक को 0 मानने, बाकी को क्या 1/3 1/3 1/3 मानना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी फिर क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाता अगर मैं सिर्फ d को 0 मानता। ठीक है, तो हम लोग क्या a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग बोल सकते हैं a का वैल्यू 1/3 है, b का वैल्यू 1/3 है, c का वैल्यू 1/3 है। तो इसको अगर हम लोग पुट करते तो 1/3 में इसका मतलब हो जाता 4/3, इसका मतलब हो जाता 4/3, और इसका भी मतलब हो जाता 4/3, और इसका मतलब क्या होता 1, तो हो जाता 4/3 टू द पावर 3 हो जाता। ये ऑप्शन में मैच किया? नहीं मैच किया। अब मान लो तुम किसी को भी 0 नहीं मानो, सबको इक्वल टू मान लो, सब आपस में इक्वल है। अगर सब आपस में इक्वल है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 अगर है होगा, तो हर एक का वैल्यू अगर इक्वल मानना चाहते हो, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो हम लोग बोल सकते हैं ना 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि 1/4 सब अगर इक्वल है तो 1/4 करके ही होगा ना सब, क्योंकि ये चारों मिलेंगे तभी तो 1 होगा। जैसे ये तीनों मिलेंगे तो 1 होगा, ये दोनों मिलेंगे तो 1 होगा, हाफ हाफ मिल के 1 होता है, 1/3 1/3 1/3 मिल के 1 होता है, इसलिए इसको 1/3 बोलते हैं ना। उसी तरह 1/4 1/4 1/4 और 1/4, 4 1/4 मिलेंगे तभी तो 1 होगा। तो ये वाला अगर हम लोग करते 1/4 1/4 1/4, तब इसमें अगर 1/4 पुट करते तो ये चेंज होके क्या हो जाता 5/4, ये भी चेंज होके हो जाता 5/4, ऐसे करके 5/4 और एक बार 5/4, 4 5/4 हो जाते, तो आंसर चेंज होके हो जाता 5/4 टू द पावर 4। ठीक है, तो दो इक्वेशन बना लेना, एक जिसमें जिसको 2 करना और एक 5/4 टू द पावर 4, इसको कर लेना। ठीक है, तो दो ऑप्शन नहीं करेंगे, इसको 5/4 के जगह उस इक्वेशन में जब यहाँ पे 2 रखोगे, जब यहाँ पे, ठीक ही तो है, जब यहाँ पे 2 रखोगे तब यहाँ पे 5/3 टू द पावर 4 रख लेना। ठीक है, दो इक्वेशन कर लो। क्या बताया, दो इक्वेशन हमने किया, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रहा तो हम लोग 5/4 ही लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 0 काम नहीं कर रहा, किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, इसका अगर हम लोग इसको सबको अगर 1/4 कर दे रहे हैं, सबको इक्वल कर दे रहे हैं, तब हमारा वैल्यू पुटिंग काम करेगा, ये आंसर होगा। अगर ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं है, ये अगर है, तो हमें 2 वाला ऑप्शन रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी वो वाला आंसर राइट होगा। बात समझ में आया क्या बोला? दो अलग अलग इक्वेशन लिख के उसका आंसर लिख लेना।